नाजरीन, आप देख रहे हैं जी जम्मू कश्मीर लद्दाख। मैं हूं आपके साथ हकीम फरशता। हमारी खास पेशकश सुनो सरकार में आज की पुकार कश्मीर के किसानों की। कश्मीर का सेब सिर्फ एक फल नहीं, ये यहाँ के लाखों लोगों की रोजी रोटी है और मुल्क की माईशत का सहारा भी। पिछले कुछ सालों में नई टेक्नोलॉजी ने इस कारोबार को नई रफ्तार दी है। ग्रेडिंग लाइन यूनिट्स लगाई गई, हाथों से पैकिंग की बजाय मशीन से पैकिंग होने लगी और हजारों मजदूरों को भी रोजगार मिला। लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू बहुत परेशान कुन है। मौसम की मार और नेशनल हाईवे का बंद होना, यही दो वजहें हैं जिनसे इस बार बागवानों को करोड़ों का घाटा उठाना पड़ा। सेब की कीमतें गिर गई, मार्केट ने मुंह मोड़ लिया और जिन कारोबारियों ने बड़े सपनों के साथ नई यूनिट शुरू की, वो अब घाटे के बोझ तले दब गए। कारोबारियों और बागवानों का साफ कहना है कि उन्होंने ये यूनिट सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि नेशनल इकोनॉमी के लिए बनाई थी, लेकिन सरकार की बेरुखी ने उन्हें सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया। आज कश्मीर का बागवान और कारोबारी सरकार से एक ही सवाल पूछ रहा है, जब सेब से मुल्क की इकोनॉमी को सहारा मिलता है तो इस सेब इंडस्ट्री को सहारा कब मिलेगा? ये जो प्रोजेक्ट ग्रेडिंग लाइन का हमने किया, ये हमने 2021 में इनिशिएट किया था, क्योंकि जो बड़गाम में था यहाँ पे कोई कंसेप्ट नहीं था कि ग्रेडिंग लाइन ये क्या होता है, कि कैसे होता है। तो हमारे जो फैमिली है उन्होंने ये किया इनिशिएट। तो अगर हम देखेंगे कि जैसे हम अभी हैंड पैकिंग कर रहे हैं, एज पर अगर ग्रेडिंग लाइन के हिसाब से देखेंगे, आप देखो ग्रेडिंग लाइन में कैसे मतलब माल भरा जाता है कि पूरा नीचे से ऊपर तक एक ही जैसा माल होता है। और जो हम पेटी में भरते हैं, जो हमारे दादा परदादा भरते थे, तो हम फिर क्या फर्क पड़ेगा अगर मतलब कि आपको मैं ये मिसाल दूंगा, मान के चलो जो हमारे दादा कर रहे थे, अगर हम भी वही चीज करेंगे तो हमारा फायदा, हम अपने को कह रहे हैं कि हम मॉडर्न है, फिर हम किस चीज के मॉडर्न हो गए? ये ग्रोवर के लिए भी बहुत आसान है। मतलब ग्रोवर को जब घर में ये लगता है कि बराई करनी है, बंदे होते हैं, बहुत सारा कुछ उसको इस पे मतलब खर्च आता है, तो यहाँ बहुत कम आता है। अगर हम गवर्नमेंट की बात करेंगे तो वो फेल है इसमें। अब ये मतलब ये सारा इंडस्ट्री है, तो जो मंडी है हमारे यहाँ, बहुत सारे मंडी जैसे सोपोर मंडी है, शिपन है, ये उनके हाथ में है कि मतलब फैसला उनके मतलब उनके मंडियों में एक बहुत बड़ा मतलब ये होता है यूनियन। अगर वो इस पे बात करेंगे तो मुझे लगता है कि एक बार फिर से उभर आएगा। जब तक उसको हम ग्रेडिंग लाइन में ना लाएं, उसकी अच्छी से वॉशिंग ना हो जाए। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे ग्रेडिंग लाइन है, इसकी वॉशिंग हो रही है मेवे की अच्छी से, फिर उसको कन्वेयर से हो के फिर में इसको हम जो है 50 ब्रश के ऊपर ये जाता है, उसके ऊपर जो है उसकी फिनिश आ जाती है, फिर ये पैक हो जाता है। और ट्रेज जो लगी होती हैं उनमें जो है वो एयर वेंटिलेटेड होती है, उनमें जो है एयर अच्छे से पास होता है। लेकिन अगर पेटी की बात की जाए, जो ट्रेडिशनल पैकिंग होती थी इससे पहले, उसमें जो है गैस की वजह से जो है अंदर का टेम्परेचर इंक्रीज होता है। उस फ्रूट को हम ज़्यादा स्टोर नहीं कर सकते, वो ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन या 16 दिन रह सकता है उस पेटी में। कश्मीर का सेब सिर्फ एक फल नहीं, ये यहाँ के लाखों लोगों की रोजी रोटी है और मुल्क की मईशत का सहारा भी। पिछले कुछ सालों में नई टेक्नोलॉजी ने इस कारोबार को नई रफ्तार दी है। ग्रेडिंग लाइन यूनिट्स लगाई गई, हाथों से पैकिंग की बजाय मशीन से पैकिंग होने लगी और हजारों मजदूरों को भी रोजगार मिला। लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू बहुत परेशान कुन है। मौसम की मार और नेशनल हाईवे का बंद होना, यही दो वजह है जिनसे इस बार बागवानों को करोड़ों का घाटा उठाना पड़ा। सेब की कीमतें गिर गई, मार्केट ने मुंह मोड़ लिया और जिन कारोबारियों ने बड़े सपनों के साथ नई यूनिट शुरू की, वो अब घाटे के बोझ तले दब गए। कारोबारियों और बागवानों का साफ कहना है कि उन्होंने ये यूनिट सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि नेशनल इकोनॉमी के लिए बनाई थी। तफसीलात के लिए हमारे साथ नूरुल अमीन जुड़ चुके हैं। नूर, क्या कुछ मसाइल है किसानों के? अगर हम सेब के कारोबारियों की बात करें तो क्या कुछ मसाइल है जिनका उनको सामना करना पड़ रहा है? जी फरिश्ता, अगर हम बात करेंगे जो सेब इंडस्ट्री है, यानी कि सेब सनत है, जो कश्मीर की हॉर्टिकल्चर जो है, जम्मू कश्मीर हॉर्टिकल्चर जो है, ये बैकबोन माना जाता है यहाँ की इकोनॉमी का। और पिछले 10-15 बरस से अगर हम नजर दौड़ाएंगे, जम्मू कश्मीर में जितनी भी डेवलपमेंट्स हुई है, खासतौर पर लोगों की अर्थव्यवस्था जो ऊपर चली गई थी, वो इसी इंडस्ट्री की वजह से आगे गई थी। लेकिन पिछले 5 बरस से अगर हम बात करेंगे
अनप्रेडिक्टेबल क्लाइमेट चेंज की वजह से और साथ साथ में जो कौमी शहरा का बंद रहना, मौसमी सूरत हाल खराब होना, इन चीजों की वजह से कहीं ना कहीं जो हमारी फूड इंडस्ट्री है इसको काफी नुकसान पड़ रहा है, नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। और साथ साथ में अगर हम देखेंगे जो नई यूनिट ले गए थे इसमें जो साइंटिफिक प्रोसीजर खासतौर पर ग्रेडिंग लाइंस की हम बात करेंगे, टेकिंग से लेकर पैकिंग तक जो है नए इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है। जो जोन पे यूथ्स ने इन एस्टेब्लिशमेंट को एस्टेब्लिश किया था, तो कहीं ना कहीं अब इनको भी यहाँ पर गम सता रहा है या परेशान हो रहे हैं कि अगर ऐसा ही सूरत हाल फूड इंडस्ट्री का रहा तो वो घाटे में चले जाएंगे। हालांकि अभी अगर हम बात करेंगे जिला बड़गाम में जो ग्रेडिंग लाइन है उसमें हम के मालिक एक नौजवान एंटरप्रेन्योर हमारे साथ मौजूद है, इन्हीं से हम जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ है, क्या देखकर इन्होंने ये एस्टेब्लिशमेंट यहाँ पर रखी थी। और अब तो पहले हम आपका ख्याल मकसूद करते हैं लद्दाख में क्या कुछ ग्रेडिंग लाइंस जो यहाँ पे डाली है, क्या कुछ सोच डाली थी, तो आपको लगता है कि जो ख्वाब आपने देखे थे इस ग्रेडिंग पूरे हुए? जी पहले हमने ये ग्रेडिंग लाइन इसलिए डाला था कि हम ये हमने डाली थी कि जो यहाँ का जो हमारे फूड इंडस्ट्री है इसका बूस्ट करेगा आगे, क्योंकि जो हमारी लास्ट में जो ट्रेडिशनल पैकिंग है एज कम्पेयर टू ये पैकिंग अगर आप देखें, क्योंकि हम खुद को कहते हैं कि हम इसको मॉडर्नाइजेशन में ले जाएंगे, मगर मॉडर्नाइजेशन तब होगी जब हम इसको आगे पैकिंग हमारी परफेक्ट हो जाएगी, प्रॉपर हमारा जो इसका डिब्बा लगेगा, जो हमारे ट्रेडिशनल पैकिंग का मतलब हम उसको ग्लास वास वगैरह वो बचे थे तो हमारे ज्यादा करते हैं, हम वो क्यों करेंगे? हमने इसके यहाँ पे एस्टेब्लिश किया कि हमारी जो इकोनॉमी है उसको बूस्ट हो जाएगा। मैंने यहाँ पे ये सोच इसलिए पढ़ा था कि जो यहाँ का लोकल यूथ है उनको रोजगार मिलेगा। किस्मती से आप देखिए कि यहाँ पे अभी माल ही नहीं है, जो भी माल था वो सारा टूट गया है। यहाँ पे अभी तो आप यहाँ देखो कि यहाँ पूरा ग्राउंड जो है वो खाली है, माल नहीं आ रहा है। पिछले कुछ सालों में नई टेक्नोलॉजी ने इस कारोबार को नई रफ्तार दी है। ग्रेडिंग लाइन यूनिट्स लगाई गई, हाथों से पैकिंग के बजाय मशीन से पैकिंग होने लगी और हजारों मजदूरों को भी रोजगार मिला। लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू बहुत परेशान कुन है। मौसम की मार और नेशनल हाईवे का बंद होना, यही दो वजह है जिनसे इस बार बागवानों को करोड़ों का घाटा उठाना पड़ा। सेब की कीमतें गिर गई, मार्केट ने मुंह मोड़ लिया और जिन कारोबारियों ने बड़े सपनों के साथ नई यूनिट्स शुरू की वो अब घाटे के बोझ तले दब गए। कारोबारियों और बागवानों का साफ कहना है कि उन्होंने ये यूनिट सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि नेशनल इकोनॉमी के लिए बनाई थी, लेकिन सरकार की बेरुखी ने उन्हें सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया। आज कश्मीर का बागवान और कारोबारी सरकार से एक ही सवाल पूछ रहा है, जब से मुल्क की इकोनॉमी को सहारा मिलता है तो इस सेब इंडस्ट्री को सहारा कब मिलेगा? आज की पुकार कश्मीर के किसानों की। कश्मीर का सेब सिर्फ एक फल नहीं, ये यहाँ के लाखों लोगों की रोजी रोटी है और मुल्क की मईशत का सहारा भी। पिछले कुछ सालों में नई टेक्नोलॉजी ने इस कारोबार को नई रफ्तार दी है। ग्रेडिंग लाइन यूनिट्स लगाई गई, हाथों से पैकिंग की बजाय मशीन से पैकिंग होने लगी और हजारों मजदूरों को भी रोजगार मिला। लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू बहुत परेशान कुन है। मौसम की मार और नेशनल हाईवे का बंद होना, यही दो वजह है जिनसे इस बार बागवानों को करोड़ों का घाटा उठाना पड़ा। नूर, आप मजीद हमें बता सकते हैं क्या किन मसलों का किसानों को दरपेश है, किन मसलों का उनको सामना करना पड़ रहा है? जी अगर हम बात करेंगे कि ग्रेडिंग लाइंस जैसे एस्टेब्लिशमेंट यहाँ पर रखी गई है, उनको लोन पे जो है इन्होंने एस्टेब्लिश किया है और ऐसी कई कारखाने नए जो है डेवलपमेंट जो साइंटिफिक डेवलपमेंट आई है हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर में नए कारखाने जोड़े गए हैं। लेकिन जो बैंक का लोन इन्होंने लिया है उसमें ये ख्वाब देखे थे कि हमारा मार्केट जो है बहुत अच्छा रहेगा। हालांकि इस वक्त की अगर हम बात करेंगे पूरा सूरत हाल जो है इस ग्रेडिंग लाइन के मालिक बताएंगे कि इस वक्त क्या सूरत हाल यहाँ पर होता था और अब इनको क्या कुछ लग रहा है कि सेब इंडस्ट्री से होगा, तो क्या कुछ सूरत हाल रहता था यहाँ
पे अभी कितना रश रहता था, कितना काम होता था, और अभी अगर हम देखेंगे ग्रेडिंग लाइन बंद है, सारे मजदूर भी बैठे हैं, क्या क्या सूरत हाल आपको दिखता है? अगर आप देख चलो मैं क्योंकि हम रोज 2-3-4 गाड़ियां पर डे हम लोड कर रहे थे मंडियों के लिए, मगर अभी आप देखिए कि अभी हम एक गाड़ी भी लोड नहीं कर रहे। ये जो अभी गाड़ी पीछे लगी 2 दिन से लोड हो रही है क्योंकि माल ही नहीं आ रहा है। जो माल था वो सारा कोल्ड स्टोरेज में चला गया, या बाकी जो माल है वो रास्ते में खराब हो गया रोड के ब्लॉकेज की वजह से, इसीलिए माल नहीं आ रहा है। माल की भी शॉर्टेज हो रही है, माल भी नहीं आ रहा था। हम भी परेशान हो चुके, हमने भी लोन लिया था लेन एक करने का, सर्विस करने के लिए, मगर बदकिस्मती यही है कि इसमें टोटली फेल है। सर मैं आपसे जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि जब आपने ये ग्रेडिंग लाइन कितने अमाउंट का लोन आपको लेना पड़ा और कितना उसमें आपको जो है लगता है नहीं कर पाएंगे, अगर ऐसा ही मार्केट रहा तो क्या आप आगे इनिशिएटिव या स्टेप्स लेंगे? तकरीबन ये जो हमारी ग्रेडिंग लाइन है यही है, मगर अभी तक हमने जो रिटर्न है वो अभी हमने 50 लाख बीच में रिटर्न नहीं कमाया वापस। तो अभी जो हमें बैंक को इंटरेस्ट देना पड़ता है, अभी हम कमाई नहीं हो रही, लेबर्स को पैसे देने हैं, जो बारदान है उसका पैसे बिल भरना है, बाकी बिजली की बिल, बाकी चीजों की आपको पता है कितने खर्चात होते हैं, तो वो पूरे नहीं हो रहे, तो हम बैंक को कहाँ से पैसे दे देंगे? जी फरिश्ता। चलिए, तफसीलात के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया नूरुल अमीन। कश्मीर के शोपियां जिले से एक बार फिर चिंता की खबर सामने आई है। कई गांवों में पीलिया यानी जॉन्डिस के मामले रिपोर्ट हुए हैं। अफसरान का कहना है कि हालात काबू में है, लेकिन वजह वही पुरानी है, गंदा और दूषित पानी। बारिश और बाढ़ के बाद पानी की पाइपलाइनें टूट गई, पानी के सोर्सेज गंदे हो गए और अब लोग इसी गंदे पानी को पीते हैं और पीने को भी मजबूर हो जाते हैं। डॉक्टर्स की साफ सलाह है पानी उबाल कर ही इस्तेमाल करें, लेकिन सवाल ये है कि क्या हर बार लोगों को सिर्फ उबालने और इंतजार करने की सलाह देकर सरकार अपनी जिम्मेदारी से बच सकती है? लोग कह रहे हैं कि सालों से यही हाल है, पानी आता है तो मत मैला और गंदगी से भरा हुआ, बीमारी फैलती है, अस्पताल भरते हैं और फिर थोड़े दिनों बाद सब कुछ फिर से वैसे ही हो जाता है। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट कह रहा है कि क्लोरिनेशन हो रहा है, सैंपल्स लिए जा रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि गांवों में बच्चों तक को जॉन्डिस हो रहा है। सवाल साफ है, सरकार से कब तक शोपियां के लोग गंदा पानी पीने को मजबूर रहेंगे? कब तक हर बरसात के बाद उन्हें बीमारियों का खतरा झेलना पड़ेगा? और कब तक लोगों की सेहत को लापरवाही का शिकार बनाया जाएगा? लोगों की मांग सीधी है, साफ पानी उनकी बुनियादी जरूरत है और इसे पूरा करना सरकार की बुनियादी जिम्मेदारी। उन्होंने कहा था कि हमारे जो फिल्ट्रेशन प्लांट है वो बन रहे हैं, लेकिन अगर हम ग्राउंड रिपोर्ट की बात करें तो वो कहीं नज़र नहीं आते हैं। तो उस वजह से जो पानी है वो बहुत ज़्यादा ख़राब आता है, जिसकी वजह से हमारे बच्चे इसमें मुलविस है, हमारे बुज़ुर्ग इसमें ज़्यादा मुलविस होते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा हम जब हॉस्पिटल की तरफ जाते हैं तो उधर से क्या होता है, उधर से थोड़ा ये बोला जाता है कि ये मामूली एक बात है, लेकिन बात सिर्फ ये नहीं है, बात पानी की है। हमने एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश की थी इससे पहले भी कि हमें जो पानी आता है वो बहुत गंदा पानी आता है। हम यही चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन से कि वो जो फिल्ट्रेशन प्लांट हमें बोल रहे हैं कि यहाँ पे फिल्ट्रेशन प्लांट बन रहे, लेकिन वो कब शुरू होंगे? तो कल हमने बात की है सेमू शोपियान से भी और जो PHE के एक्शन है उनसे भी बात की है कि अभी तो ये बिल्कुल कंट्रोल में है और लोगों को हिदायत दी गई है कि जो वो नल से जो पानी लेते हैं वो उबाल कर पिए, ताकि इस बीमारी से पूरी तरह से काबू पाया जा सकेगा। क्यों जब हमने सेमू शोपियान से बात की है तो ये उतनी ज़्यादा तादाद में नहीं थे ये केस, कोई 5-6 बच्चों को हो गया था, तो पूरी तौर पे उसने एक टीम तश्कील दे के वहाँ पे गया और एडवाइजरी भी जारी की गई है। तफसीलात के लिए हमारे साथ जुनैद गुलजार जुड़ चुके हैं। जुनैद, जानना चाहेंगे शोपियां जिले में एक बार फिर जॉन्डिस की जो खबर है वो सामने आ रही है, कितने अफराद हैं जो अभी तक इस बीमारी में मुलव्विस हो चुके हैं?
बिल्कुल देखिए जिला शोपियान के बेशतर इलाके जिसमें पानू ट्रेंस केलर चदो तरकुआंगम आते हैं और इनमें जो है कल बच्चों में जॉन्डिस की जो है बीमारी रिपोर्ट की गई। देखिए मैं आपको बता दूं कि जब हमने जो है आपके कैमरा CMO या फिर हॉस्पिटल के अधिकारियों से बात की तो उनका कहना है कि ये जो है रूटीन है, नॉर्मल में ये बच्चे आते हैं 1-2 दिन में जो केसेस आते हैं इन्हीं गाँव में आए। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि हाल ही में जो है बाढ़ की सूरत पूरे वादी कश्मीर में हुई थी तो उस वजह से जो गंदा पानी जो है जमा हो रहा था नदी नालों में थे, उसके बाद ये जो है नलकों में जो है नलकों के जरिए घरों तक पहुंचा था। तो बाद में इसकी वजह से जो पानी खराब होता था उस वजह से ये बताया जा रहा है कि ये जो है जॉन्डिस फैल रही है। तो इसी पे हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है चेयरमैन सिविल सोसाइटी और मशहूर सोशल एक्टिविस्ट मिठा गुत्तू साहब, और इस पे जानना मंसूर मागरी साहब, उनसे जानना चाहेंगे कि मागरी साहब कल जो है शोपियान के बेशतर इलाकों में जो जॉन्डिस की रिपोर्ट आई है, लोग जो है इल्जाम लगा रहा है कि हमारे पास जो है पीने का पानी जो है खराब आ रहा है। इस हवाले से आप इससे जानना चाहिए। पहले आपका खैर मकदम करता हूँ। दूसरी बात जो आपने ये जिक्र छेड़ी है ये आज का मसला नहीं है हमारा, ये मतलब बहुत सालों से ये मसला है। या कि यहाँ आज ही नहीं, आज पोस्ट फ्लड हुए हैं, फ्लड्स हुए हैं, और ये सही बात है कि हमारे नदी नाले जो है वो आलूदा हुए हैं, मगर ये आज की बात नहीं है। आज से मतलब कुछ बरसों की बात है कि जब भी हम एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाते थे, जब गवर्नमेंट उस वक्त वजूद में नहीं थी, तो हम तो बड़े बड़े औला हुकाम के पास जाते थे। और एक दफा मैंने एज ए चेयरमैन मतलब पानी, गंदा पानी भी लिया है तो और फोरम को दिखाया कि ये हमारे शोपियान की हालत है, मगर उन्होंने ये कहा कि वहाँ वापस कहा कि हमें भी नलकों से ऐसा ही पानी आता है। ये तो एक सवाल निशान है मुझे सरकार से, क्योंकि जो आज जॉन्डिस फैल गया है हमारे मुतअद्दिद इलाकों में और लोग जो है बहुत खौफजदा है, खासकर हमारे बच्चे हैं। यहाँ जो ट्रेव्स है, पानू है, सदव है या पहली पोरा है, और शोपियान में भी बहुत से मतलब इलाके हैं जहाँ ये डिटेक्ट हुए हैं। ये आज की बात नहीं है, ये बरसों से ही बहुत सारे इलाकों में ऐसे पेशेंट्स आते हैं और ये जो जॉन्डिस है तो ये फैल रहा है वबा की तरह, और सारे परेशान हैं, बूढ़े बच्चे और वालिदैन भी। और बार बार हमने हुकाम से ये सवाल किया है कि मतलब आपका डोमेन है और हमारा फंडामेंटल राइट है, हम जो मतलब टैक्स पेयर भी है और हम फीस भरते हैं। देखो ठीक है, नागरिक आफत आती है उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन जो है कंसर्न एजेंसीज है वो इसके लिए इसके जिम्मेदार है, ताकि ये एडवाइजरी जारी करने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि उनको उनकी टीम को मुतहरिक करना था और सारे इलाकों में दौरा करना था, और जहाँ भी मतलब ऐसे वाक़ा पाए तो उनको तुरंत मतलब उसमें क्या मेजर्स लेने चाहिए थे। तो कुर्सी पर बैठकर या टेबल पर एडवाइजरी जारी करना लोगों के लिए काफी नहीं है। हमारा जो जिला शोपियान है ये यहाँ पानी के बहुत सारे ज़खायर थे, यहाँ वक्त में बहुत से वक्त में यहाँ मिनरल पानी लेते थे और हमारा जो पानी था बिल्कुल साफ था। क्योंकि पोल्यूशन जो दिन ब दिन बढ़ रहा है, और एक बार में ये मैं बात ये वसूख से कहता हूँ कि प्रोमो मेरा 1 साल चला टीवी चैनल पर, गुलिस्तान न्यूज पर, और उसमें हमारे यहाँ के लोगों ने इस पर धरना भी दिया और मैंने उस वक्त भी कहा कि PHE हाई है और आला हुकाम की नोटिस में भी लाया, मगर आज तक इसमें कोई तदारुक नहीं हुआ है। आज जो ये कहानी गढ़ते हैं कि ये फलानी से हुआ, गंदे पानी से हुआ है, मगर मेरा ये कहना है अगर गंदे पानी से हो तो इसकी कंसर्न एजेंसी वो कहाँ गफलत में सोई थी, उनको मेजर्स देने थे, उनको मतलब ये छिड़काव करना था इलाकों में, और साफ पानी के लिए जो भी मेडिसिन है वो इस्तेमाल करने चाहे थे, और घर घर जाकर के मतलब इसकी बेदारी करनी चाहिए थी। यहाँ का आवाम जो है मासूम है, इनोसेंट है, उनको क्या पता है एडवाइजरी क्या होती है क्या नहीं होती है। तो दूसरी बात, यहाँ तो बुलंद बांग दावे दे रहे हैं कि फिल्ट्रेशन प्लांट जो है वो तो डिफंड है, और आज जो इन्होंने स्कीम लाई कि यहाँ नया प्लांट बनने जा रहा है, तो ये तो दूर की मतलब दिल्ली बहुत दूर है। ये तो मतलब जब कोई प्रोजेक्ट बनता है वो सालों साल मतलब इसमें तामीर होता है, फंड्स आते हैं, लेट्स होते हैं, तब तक हमारा आवाम जाए तो जाएंगे कहाँ। तो मेरी तो एक आम लोगों से भी अपील है
और हमारे मतलब यहाँ के क्षेत्र के लोगों से अपील है कि एक तो हमें भी मतलब अपनी जिम्मेदारी जो है किसी हद तक सुरक्षित होना चाहिए। हमें भी मतलब जब ऐसा होना चाहिए तो हमें तो उबाल कर पानी पीना चाहिए, बच्चों को देना चाहिए। और जो भी हमारे टंकीज है जो मतलब फिलअप हुई है डस्ट से या मड से, उसको भी साफ करना वक्त की जरूरत है। और खासकर मैं मेडिकल डिपार्टमेंट एडमिनिस्ट्रेशन से पुरजोर अपील करता हूँ कि ये आगे फैलने से रोक दी जाए और इसमें मतलब अच्छे तदाबुर किया जाए ताकि हमारे जो बच्चे हैं, मासूम बच्चे हैं, वो इस बीमारी का शिकार ना होने पाए। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से आपने पहले ही बताया कि ये जो है आज की बात नहीं है। हम जो है पिछले कई सालों से लगातार जो है गंदा पानी पीते आ रहे हैं और एडमिनिस्ट्रेशन दावा कर रही है कि प्रिपरेशन प्लांट है, हम जो है एडवाइजरी निकालते हैं। या फिर हाल ही में जो पिछले महीने ही जो फ्लड आया था या फिर फ्लड की जो है सूरत बनी थी, उस वजह से वो गंदा पानी जो है सप्लाई होता है। लेकिन 1 महीना 1.5 महीना हुआ तब भी अभी भी आज के टाइम पे जो है ये जॉन्डिस निकल है। लेकिन पिछले महीने डिपार्टमेंट का देखो, एक बात है कि मैं तो न कोई पॉलिटिकल लीडर हूँ, न सियासत करना चाहता हूँ। मैं तो एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ और ग्राउंड जीरो पर होता हूँ। 24 घंटे आप देखते हैं कि आपके साथ में मतलब 24 घंटे होता है। हमारा जो सिविल सोसाइटी का जो रोल है टू रेज द इशूज और आप कामनर और दियर रिडरेशन। और हमने बार बार ये आवाज और दोहर लगाई कि हमारे लोगों की क्या मसाइल है, मगर इसको मतलब नहीं सुनवाई नहीं होती है। ये जो आपने ये जो हमारा सबसे बड़ा जो कंपोनेंट है वो हेल्थ है। हेल्थ जो है वो पानी के बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते। इस पर हमारी जिंदगी का पूरा दारोमदार है। और एक बात है, इसमें एक बात सरकार तो किस लिए वजूद आती है? सरकार जो बनती है बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। और हमारा जो है हमारा फंडामेंटल राइट है, हम तो भीख नहीं मांगते हैं। हम जो आवाज उठाते हैं मतलब सच बोलना मतलब कड़वा भी लगता है, मगर हम तो सच पर मुफ्ती आवाज उठाते हैं ताकि जो हमारे बुनियादी हुकूक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें फंडामेंटल राइट्स दिए, क्योंकि हम टैक्स पेयर्स है, तो हमें तो वो पानी का मसला नहीं, वो और का मसला हो, मतलब बिजली हो, पानी हो, सड़क हो, क्योंकि वो तो हमें मिलना चाहिए और वक्त पर मिलना चाहिए। मगर ऐसे मतलब जबानी खर्च से कुछ नहीं होता है। अगर लोगों को बचाना है, लोगों की भलाई चाहते हैं, क्योंकि हमारा जो मतलब कॉन्स्टिट्यूंसी है, हमारा मतलब कॉन्स्टिट्यूंसी में हम तो हमारा तो राइट बनता है कि हम अपनी आवाज को उजागर करें। और हमारी जो मतलब एजेंसियाज है हैंडसम सैलरीज लेते हैं, वो हैंडसम सैलरी देते हैं, तो बाज़ाब्ता डिपार्टमेंट उनको बड़ी बड़ी रकूम देते हैं तनख्वाह की सूरत में, मगर वो इसलिए कि वो लोगों की जान माल की हिफाजत करे, उनके तहफ़्फ़ुज़ का भरपूर ख्याल रखे। और खासकर जो पानी है, ये तो जिंदगी का अहम तरीन जुज़ है, इस पे मतलब कोई कंप्रोमाइज नहीं कर सकता है, ना हो सकता है। लिहाजा मेरी एक बार फिर मतलब अपील है कंसर्न एजेंसीज और सरकार से और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, इस पर तुरंत से तुरंत कार्रवाई की जाए ताकि ये वबा जो फैली हुई है ये बच जाए। क्या लगता है आखिरकार जो है इसका क्या हल हो सकता है? देखिए पिछले साल भी हमने देखा था कि जॉन्डिस निकल आई थी पानी की वजह से, या फिर इस साल भी अभी भी जो है जॉन्डिस निकल आ रही है पानी की वजह से, फिल्ट्रेशन बन रही है। फिर अगर हम बात करें जिला शोपियान की तो पानी का जखीरा यहाँ पे है, नजदीकी पीर पंजाल के जो ग्लेशियर है वो है, या फिर कौसरनाग है, तो पानी जो है साफ मिलना चाहिए। एक्चुअली जो यहाँ वो 15वाड़ा का प्रोग्राम चलता है मतलब सेवा पर्व, और उसमें स्वच्छता भारत भी था, और हमने मतलब यहाँ म्युनिसिपल काउंसिल के मतलब अफसर ने सिविल सोसाइटी भी हम उनके साथ गए थे, और बाज़ाब्ता एक टीम थी और उन्होंने बाज़ाब्ता ये एक प्लान बनाया है कि यहाँ जो प्लांट बनेगा वो बहुत अच्छा बनेगा, वो डिस्ट्रिक्ट को क्रिएट करेगा और साफ पानी मुहैया करेगा, और फिल्ट्रेशन प्लांट जो है वो तमाम पाइपों को रिमूव किया जाएगा ताकि लोगों को साफ पानी मुहैया हो। तो उस हिम्मत में मैं उनकी सराहना करता हूँ, मगर दूसरी बार मैं ये कहता हूँ कि न जाने वो प्रोजेक्ट कब पेपरों पर होगा और कब ग्राउंड पर होगा और कब उस पर मतलब इम्प्लीमेंट होगा, ये तो वक्त की बात हो। बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल ये थे हमारे साथ मंसूर माटी, चेयरमैन
चेयरमैन सिविल सोसाइटी और मैश्योर सोशल एक्टिविस्ट, तो इनका साफ तौर पर यही कहना था कि जो है डिपार्टमेंट को चाहिए कि वो पुरानी पाइपें बदल दे और फिल्ट्रेशन प्लांट्स जो है वो उनके पर जल्द से जल्द काम किया जाए ताकि जो है लोगों को साफ पानी पिलाया जाए। ये जो है हर साल आवाज उठाते आ रहे हैं कि हमें जो है गंदा पानी पिलाया जा रहा है जिला शोपियां के बेशतर इलाकों में, लेकिन फिलहाल जो है डिपार्टमेंट की तरफ से इस साफ पानी का जो है इमीडिएट हल तो नहीं निकाला जाता, लेकिन आने वाले दिनों में या फिर आने वाले वक्त में ये चाहते हैं कि फिल्ट्रेशन प्लांट बनने चाहिए और जो जंग से पाइपें लगी हो, जो खराब पाइपें हो पुरानी है, वो बदल दिया जाए। जी बरसा एक अहम सवाल जो आपसे जानना चाहते हैं, क्या बारिश और बाढ़ के बाद पानी की जो पाइपलाइनें हैं वो टूट गई थी जुनैद? जी मगरी साहब, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो हाल ही में जो बाढ़ हुआ था उस वजह से जो पुरानी पाइपें टूट हुई थी, तो क्या ये भी हो सकता है कि इसके भी जो पानी खराब हो रही थी ये भी हो सकता है? नहीं, देखो एक बात है कि फ्लड से ये पाइपें मतलब खराब नहीं हुई है, यहाँ तो बहुत सारी बाढ़ आए, क्योंकि मतलब इसमें ये बात है ये तो सदी से लगे हुई है हमारे पाइप। आप देखते हैं कि मतलब 40 साल 50 साल उनका जो जंग लगा है तो उनको रिप्लेस आज तक नहीं किया गया है। आज उन्होंने सोचा है कि हम सारे ये पाइप रिप्लेस करेंगे, क्योंकि पाइपों में भी जंग लगता है, उसकी वजह से भी मतलब ये कारण हो सकता है कि हमारा जो पानी है ब्लॉक होता है और उस पर मतलब डेब्रिस आता है, मड आता है, तो उससे भी हमारे मुश्किलात बढ़ते हैं। जी फिर चलिए, तफसीलात के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुनैद। आज के सुनो सरकार के शुमारे में बस इतना ही। आप देखते रहिए जी जम्मू कश्मीर लद्दाख। हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। जम्मू की धड़कन, कश्मीर की पहचान, लद्दाख की सादगी, भारत की शान। न्यूज की दुनिया में अनोखा और खास जी जम्मू कश्मीर लद्दाख। सभी खबर सही वक्त पर। मेरी बहुत बहुत मुबारक है जी मीडिया को कि ये चैनल जो है जम्मू कश्मीर और लद्दाख का जी ने शुरू किया है, और इससे ये होगा कि यहाँ की जो हमारी जो अपनी जो खबरें हैं लोगों में अब आपस में जो है वो पता लगेगी, क्योंकि ये अब एक चैनल जो स्पेशली जम्मू कश्मीर लद्दाख को कवर करेगा। इससे ये होता है कि ये जो आपस में एक तो जो खबरें हैं हमारी आपस की वो आदान प्रदान हो जाएंगी, दूसरा हर एक को ये पता लगेगा कि एक दूसरे कोने में क्या हो रहा है। इससे आपस में भाईचारा भी बढ़ता है, और इससे दूसरा ये है कि कोई भी चीज़, जैसे कि आप जो एजुकेटिव प्रोग्राम ले लीजिए, एग्रीकल्चर प्रोग्राम ले लीजिए, वो सबको पता लगते हैं कि क्या हो रहा है। डेवलपमेंट वर्क्स ले लीजिए, सबको पता लगता है। इसलिए मेरी बहुत बहुत बधाई है, और बहुत ही अच्छा एक कदम उठाया है जी मीडिया ने, और मेरे को पूरा यकीन है कि ये चैनल जो है कामयाब रहेगा। मेरी शुभकामनाएं हैं जी मीडिया को। पहले ही पूरे भारतवर्ष में सभी समाज के जो अलग अलग वर्ग हैं उनको भी रिप्रेजेंटेशन देने, और हर चीज़ जो है चाहे वो न्यूज़ हो या दूसरी चीज़ें हों वो अपने चैनल पर लाते हैं। आदाब, आप देख रहे हैं जी जम्मू कश्मीर लद्दाख। मैं हूं आपके साथ हकीम फरशता। शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। आपको बता दें, ले तशद्दुद की जांच के लिए कमेटी तश्कील। ले तशद्दुद की होगी मैजिस्ट्रियल जांच। लॉ एंड ऑर्डर पुलिस एक्शन की होगी जांच। ले के डिप्यूटी कमिश्नर को सौंपी गई जिम्मेदारी। 4 हफ्तों के अंदर सौंपी जाएगी जांच रिपोर्ट। लद्दाख इंतजामिया ने 24 सितंबर को हुए तशद्दुद की जांच के लिए मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी का हुक्म दिया है। इस सिलसिले में इंतजामिया ने एक ऑर्डर जारी किया है। इसके मुताबिक
मुताबिक तशद्दुद के दौरान लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस एक्शन की जांच की जाएगी। लेह के डिप्टी कमिश्नर को जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई है। 4 हफ्तों के अंदर इस जांच की रिपोर्ट पेश करनी होगी। इस सिलसिले में इंतजामिया ने लोगों से अपील की है कि तशद्दुद के दौरान जो कुछ भी हुआ, अगर किसी के पास इसके सबूत है तो आगे आए और इस इंक्वायरी में मदद करे। आपको बता दें कि तशद्दुद के बाद से लगातार लोग इंसाफ की मांग कर रहे थे और इस मामले की जांच का मुतालबा कर रहे थे। आपको बता दें, लद्दाख इंतजामिया ने 24 सितंबर को हुए तशद्दुद की जांच के लिए मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी का हुक्म दिया है। इस सिलसिले में इंतजामिया ने एक ऑर्डर जारी किया है। इसके मुताबिक तशद्दुद के दौरान लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस एक्शन की जांच की जाएगी। लेह के डिप्टी कमिश्नर को जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई है। 4 हफ्तों के अंदर इस जांच की रिपोर्ट पेश करनी होगी। इस सिलसिले में इंतजामिया ने लोगों से अपील की है कि तशद्दुद के दौरान जो कुछ भी हुआ, अगर किसी के पास इसके सबूत है तो आगे आए और इस इंक्वायरी में मदद करें। आपको बता दें कि तशद्दुद के बाद से लगातार लोग इंसाफ की मांग कर रहे थे और इस मामले की जांच का मुतालबा कर रहे थे। लेह में कर्फ्यू का आज 9वां दिन। लेह कर्फ्यू में थोड़ी ढील, लोगों को राहत। सुबह 10 से शाम 6 बजे तक कर्फ्यू में ढील। इंतजामिया ने दुकान खोलने की दी इजाजत। कल भी 6 बजे तक मिली थी ढील। आपको बता दें, इंटरनेट सर्विसेज कल बहाल होने की उम्मीद है। स्कूल और कॉलेज भी कल खुलेंगे। लेह से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लेह में कर्फ्यू का आज 9वां दिन। लेह कर्फ्यू में थोड़ी ढील, लोगों को राहत। सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक कर्फ्यू में ढील। इंतजामिया ने दुकान खोलने की दी इजाजत। कल भी शाम 6 बजे तक मिली थी ढील। इंटरनेट सर्विसेज कल बहाल होने की उम्मीद। स्कूल और कॉलेज भी कल खुलेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लेह में कर्फ्यू का आज 9वां दिन। लेह कर्फ्यू में थोड़ी ढील देखी गई है। लोगों को राहत। सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक कर्फ्यू में ढील दी गई थी। इंतजामिया ने दुकान खोलने की भी इजाजत दे दी है। कल भी शाम 6 बजे तक मिली थी ढील। आपको बता दें मजीद कि इंटरनेट सर्विसेज कल बहाल होने की उम्मीद है। वहीं पे अगर देखा जाए तो स्कूल और कॉलेज भी कल खुलेंगे। एनवायरमेंट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर अब उनकी बीवी डॉक्टर गीतांजलि आंगमो सामने आई हैं। उन्होंने सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू को एक जज्बाती खत लिखते हुए कहा है कि उनके शौहर को गैर कानूनी तरीके से हिरासत में लिया गया है और उन्हें ना तो घर वालों से बात करने दी जा रही है, ना ही मुलाकात की इजाजत दी गई है। गीतांजलि ने इल्जाम लगाया कि हिरासत के वक्त वांगचुक को ठीक से कपड़े पहनने तक का मौका नहीं दिया गया। उन्हें यह भी नहीं पता कि अब तक वांगचुक को जरूरी दवाइयां या नए कपड़े मिले भी हैं या नहीं। उन्होंने बताया कि 26 सितंबर को लेह एसएचओ ने उन्हें फोन करके ये मालूमात दी थी, लेकिन कहा गया कि वांगचुक गिरफ्तार नहीं है क्योंकि कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। डॉक्टर गीतांजलि का दावा है कि उन्हें जबरदस्त फियांग गांव में सीआरपीएफ की निगरानी में रखा गया। वहीं उनकी तंजीम के 2 और मेंबर्स भी पुलिस हिरासत में हैं। मीडिया को भी इनसे मिलने की इजाजत नहीं दी गई। उनका कहना है कि ये सब इसलिए किया गया ताकि हकीकत सामने न आ सके। अपने खत में गीतांजलि ने सवाल उठाया कि क्या उन्हें अपने शौहर से मिलने या बात करने का हक नहीं है। उन्होंने कहा कि वांगचुक न तो कभी किसी के लिए खतरा थे, ना ही अपने मुल्क के लिए हो सकते हैं। 30 सितंबर को उन्हें एक दस्तावेज मिला जिसमें एफआईआर का जिक्र था और इदारे से जुड़ी तमाम मालूमात मांगी गई, जैसे वहां रहने वाले स्टूडेंट्स के नाम, पता, तस्वीर और दीगर तफसीलात। डॉक्टर गीतांजलि ने पीएम नरेंद्र मोदी, सदर जमहूरिया मुर्मू, वजीर दाखिला अमित शाह, लद्दाख के एलजी समेत कई आला अफसरान को ये खत भेजा है। साथ ही इसे सोशल मीडिया पर भी शेयर किया है ताकि मुल्क को सच्चाई का पता चल सके।
जम्मू के शक्तिनगर में गौशाला तनाजा पर बीजेपी के साबिक मेयर और बीजेपी के सीनियर लीडर चंद्र मोहन गुप्ता और 8 दीगर लोगों पर कोर्ट की तरफ से केस दर्ज किया गया है, लेकिन पुलिस की तरफ से अभी तक गिरफ्तारी न होने को लेकर जम्मू में NSUI ने एहतजाजी मुजाहिरा किया। मुजाहिरा कर रहे NSUI जम्मू कश्मीर के सदर अजय लखोत्रा ने कहा कि अगर कोई और होता तो अब तक पुलिस उसे गिरफ्तार कर चुकी होती, लेकिन यहां बीजेपी बीच में है, इसलिए पुलिस मामला ठंडे बस्ते में डाल रही है। चंद्र मोहन गुप्ता को वक्त दिया जा रहा है ताकि वो गिरफ्तार ना होकर पहले ही ताकत के बल पर बाहर बैठे हुए हैं। ये हम यहाँ पे प्रदर्शन करने आ जाए थे हमारे जो चंद्र मोहन गुप्ता जी हैं, एक्स मेयर जम्मू सिटी के, उनके खिलाफ। आपने देखा होगा कि 2 दिन पहले उनके खिलाफ एक FIR हुई जिसमें उनके साथ 8 लोग और थे और उनके ऊपर गो तस्करी, स्मगलिंग और 97 लाख के गौशाला के पैसे का गबन करने का आरोप लगा। और आरोप हम इसलिए प्रदर्शन कर रहे हैं कि अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। मैं ये पूछना चाहता हूं कि एक आम आदमी पे, मैं वकील भी हूं, एक आम आदमी के ऊपर जब एक FIR दर्ज होती है, एक सिंपल सी कंप्लेंट हो जाए, थाने वाले उस टाइम फोन करते हैं कि ओए 10 बजे पुजिया यहाँ, तो अभी तक वो चंद्र मोहन गुप्ता जी की ये क्यों गिरफ्तारी नहीं हुई? उनको इतना वक्त क्यों दिया गया कि वो बाहरों बार जमानत भी करवा लेते हैं, फिर घर बैठ के वो ये अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस सफाइयाँ देते हैं, आरोप प्रत्यारोप करते हैं? ये 2 कानून क्यों चल रहे हैं? राजौरी में मजदूर तबके के लिए एक बड़ी राहत और काबिल तारीफ पहल की गई है। लेबर डिपार्टमेंट ने आज 5,81,000 की एजुकेशन असिस्टेंट फंड 121 रजिस्टर्ड कंस्ट्रक्शन मजदूरों के बीच बांटी। ये मदद BOCW वेलफेयर बोर्ड की स्कीम के तहत दी गई। ये प्रोग्राम यूनिवर्सल दिल्ली पब्लिक स्कूल राजौरी में मुनक्किद किया गया, जहां खुद MLA इफ्तिकार अहमद ने मजदूरों को चेक सौंप कर और उनकी मेहनत की तारीफ की। अपने खिताब में MLA ने लेबर डिपार्टमेंट की मेहनत की तारीफ करते हुए कहा कि ये पहल मजदूरों की जिंदगी में तब्दीली लाने की एक अहम कोशिश है। उन्होंने अफसरों से अपील की है कि ज्यादा से ज्यादा मजदूरों को इन वेलफेयर स्कीम से जोड़ा जाए। प्रोग्राम में असिस्टेंट लेबर कमिश्नर ने भी मजदूरों को मरकजी हुकूमत की कई स्कीम्स के बारे में मालूमात दी, जैसे PM सुरक्षा बीमा योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना और श्रमिक मनधन योजना। उन्होंने बताया कि राजौरी जिले में पहले से ही बहुत से मजदूर BOCW स्कीम के जरिए डेथ असिस्टेंस, बीमारी सहायता, मैटरनिटी बेनिफिट, शादी सहायता और बच्चों की स्कॉलरशिप जैसी सहूलतों का फायदा ले रहे हैं। लेबर डिपार्टमेंट की तरफ से जो हमारे असिस्टेंट लेबर कमिश्नर गुप्ता साहब हैं, उन्होंने बड़ी मेहनत की है और पहले भी जब हमने लेबर डिपार्टमेंट की रिव्यू मीटिंग ली थी उसमें मैंने इनको डायरेक्शन दी थी कि लेबर डिपार्टमेंट जितने भी हमारी लेबर क्लास है, चाहे वो हमारे कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं, जहाँ भी मजदूर हैं, उनको लेबर डिपार्टमेंट में रजिस्टर करें ताकि जो गवर्नमेंट की लेबर डिपार्टमेंट की डिफरेंट स्कीम्स है उसका बेनिफिट हो। आज मुझे खुशी है कि 121 लोगों को जो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के हैं उनको लगभग 6 लाख रुपए की असिस्टेंस मिली है। और जो लेबरर है उनके बच्चों को जो पढ़ाई का स्कॉलरशिप मिलता है उस स्कीम के तहत, एजुकेशनल असिस्टेंस स्कीम के तहत उनको हमने 6 लाख रुपए हमने दिए हैं। जो उनकी, क्योंकि डिफरेंट कोई बच्चा अगर 5वीं तक पढ़ता है तो उसको 5 या 6 हज़ार रुपया मिलता है, जो 10th से ऊपर है 12,000, इस तरीके से अलग अलग स्लैब्स हैं। तो उसमें 121 लोगों को बेनिफिट हुआ है। गांधी जयंती के मौके पर भारतीय सेना की राणा बटालियन ने गुरेज घाटी में एक खास पहल की है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत बटालियन ने बॉर्डर एरिया के गांवों और स्कूलों में सफाई मुहिम चलाई, जो 17 सितंबर से शुरू होकर आज 2 अक्टूबर को खत्म हुई। इस मुहिम में सेना के डॉक्टर्स ने मकामी नौजवानों से बातचीत कर सफाई और तंदुरुस्ती की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि छोटी छोटी आदतें कैसे मुआशरे को ज्यादा साफ और सेहतमंद बना सकती है। सेना ने बच्चों के लिए ड्राइंग कंपटीशन भी मुनक्किद की, जिसमें स्कूली तलबा ने सफाई और एनवायरनमेंट को लेकर अपनी सोच को रंगों के जरिए पेश किया। टॉप 3 स्टूडेंट्स को इनाम भी दिए गए, जिससे बच्चों का हौसला और बढ़ा। इस पूरी पहल को गांव वालों ने बहुत सराहा। उनका कहना है कि सेना सिर्फ सरहद की हिफाजत नहीं करती, बल्कि मुआशरे के साथ रिश्ते को भी मजबूत कर रही है। यहाँ पे आज स्वच्छ भारत अभियान के तहत से
यहाँ बगतौर यूथ सेंटर में प्रोग्राम हुआ जिसमें से आर्मी का डॉक्टर साहब आया था यहाँ पे। उसने हमें बोला कि हम माहौल को कैसे साफ रखते हैं, खुद को कैसे साफ रखते हैं। तो यहाँ पे हम लड़कियों ने हिस्सा लिया, जैसे कि हम यूथ गर्ल्स हैं, कलरवन से भी आए बहुत लड़कियाँ, और यहाँ पे भी हमने इसमें हिस्सा लिया। हमें आज समझ आया कि सफाई, खुद को सफाई कैसे रखते हैं और अपने माहौल को साफ कैसे रखते हैं। कि आप बखूबी जानते हैं कि आज जो चलती है स्वच्छ भारत कैंपेनिंग, हमारे हायर सेकेंडरी में भी आज इस प्रोग्राम को मुनाकिद किया गया। जो इंडियन आर्मी है 17 रेजिमेंट मराठा की, उन्होंने यहाँ पे ये प्रोग्राम लॉन्च किया। इसका मतलब था लोगों में ये उजागर करना कि वो सफाई और का खास ख्याल रखे, जो कि अपना माहौल है इर्द गिर्द इसको साफ रखे। और ये प्रोग्राम 2014 में लॉन्च किया गया है 2 अक्टूबर, इस जब गांधी जी की जयंती होती है, इस अवसर पे प्रोग्राम शुरू किया। आज लगभग इसके 11 या 10 साल कंप्लीट होने को आए। तो अब इस प्रोग्राम का खास मकसद है हिंदुस्तान को साफ बनाना और अब एक मिसाल कायम करना, ताकि जो सफाई है ये आधा ईमान है और हमें हमेशा अपने माहौल को साफ रखना चाहिए। श्रीनगर को हरा भरा और ज्यादा खूबसूरत बनाने की एक और कोशिश के तहत आज श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एसएमसी ने राजबाग के जेलम रिवर फ्रंट पर शजरकारी मुहिम चलाई। इस पहल का मकसद सिर्फ हरियाली बढ़ाना नहीं बल्कि दरिया किनारों की हिफाजत और एनवायरनमेंट का बैलेंस बनाए रखना भी है। इस मुहिम में एसएमसी के अफसर, स्टाफ और मकामी लोग शामिल हुए। सबने मिलकर जेलम के किनारे पौधे लगाए और हरियाली को बढ़ावा देने का अहद किया। एसएमसी नुमाइंदों ने इस मौके पर कहा कि इस तरह की पहले न सिर्फ पोल्यूशन को रोकने में मदद करती है बल्कि मिट्टी के कटाव को भी कम करती है और शहर के इकोसिस्टम को मजबूत बनाती है। मकामी लोगों ने इस कदम की दिल से तारीफ की और कहा कि ऐसी हरी भरी पहले आने वाली नस्ल के लिए साफ, बेहतर और सेहतमंद माहौल छोड़ती हैं। के अंडर सेवा पर्व जो है 17 सितंबर से इसका इनकाद हमारी यूनियन टेरिटरी में हुआ और आज जो है इसका कल्मिनेशन प्रोग्राम हम यहाँ पे सेलिब्रेट करें। और इन 17 सितंबर से आज तक जो है हमारे ऑल 35 वार्ड जो हैं एसएमसी में, इसमें मुख्तलिफ तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको सर अंजाम दिया गया, चाहे क्लीनिंग प्रोसेसेस हों, चाहे डिसिल्टिंग ऑफ हमारी जो ड्रेन्स हैं, चाहे प्लांटेशन ड्राइव्स है, वॉल पेंटिंग्स हैं, डीफॉगिंग एक्सरसाइजेज हैं और अवेयरनेस क्रिएट करना PMAY अर्बन के लिए लोगों में, और भी बहुत सारी मुख्तलिफ जो मतलब ग्रीवांसेस जो लोगों की थी वार्ड्स में, उनको भी जो है हमने रिड्रेस करने की इसमें कोशिश की है। सो आज जो कल्मिनेशन प्रोसेस है, जैसे आपने देखा कि ये जो हमारा रिवर फ्रंट है, आज हम इस पर कल्मिनेशन प्रोसेस करें जहाँ पे कि हम अपने सैनिटेशन वर्कर्स को भी जो है फेलिसिटेट करेंगे, जिन्होंने जो है इस पूरी एक्सरसाइज में बहुत ज़्यादा ताउन दिया। बानीहल में 12th राइफल्स बैटालियन हेडक्वार्टर ने स्वच्छता ही सेवा मुहिम को बड़ी मुस्तैदी से अंजाम दिया। ये मुहिम खास तौर पर सेना के जवानों के लिए रखी गई थी ताकि सफाई और साफ सफाई की अहमियत को बढ़ावा दिया जा सके। फौज के अफसरों और जवानों ने बैटालियन हेडक्वार्टर, रिहायशी इलाकों, ऑफिस और आसपास के इलाके पूरी लगन से साफ किए। इस अभियान में कूड़ा कचरा हटाना, प्लास्टिक का निपटारा और कूड़ा डंपिंग साइट्स की सफाई शामिल थी। साथ ही कूड़ा अलग करने और साफ सफाई की अहमियत पर भी जोर दिया गया। सेना के लोगों को बताया गया कि साफ सफाई सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं बल्कि फौजी तैयारियों का भी हिस्सा है। इस पहल से मुल्क के सफाई मिशन में अपनी हिस्सेदारी दिखाई है। बैटालियन ने ये भी वादा किया कि आगे भी ऐसे अभियान जारी रहेंगे ताकि एक साफ सुथरा और टिकाऊ माहौल कायम रखा जा सके। स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत आज हमने 12 RR बटालियन हेडक्वार्टर में सफाई और प्लास्टिक मुक्त ड्राइव कंडक्ट की है। इस अभियान का उद्देश्य सिर्फ सफाई नहीं बल्कि लोगों को जागरूक करना भी है। हम सभी मिलकर बटालियन हेडक्वार्टर में कूड़ा सफाई किया है, सिंगल यूज प्लास्टिक को हटाया है और जन जागरूकता का संदेश दिया है।
बांडीपोरा जिले से ताल्लुक रखने वाले 26 साल के अनायत बशीर शेख ने कमाल कर दिखाया है। उन्होंने मुल्क के सबसे मुश्किल इम्तिहान में शुमार यूपीएससी की इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस यानी ISS एग्जाम पास किया है और इसी के साथ अपने गांव और कश्मीर का नाम रोशन कर दिया है। अनायत की कामयाबी पर बांडीपोरा में जश्न जैसा माहौल है। मोहल्ले वाले, रिश्तेदार और जानने वाले मुसलसल उनके घर पहुंचकर उन्हें मुबारकबाद दे रहे हैं। मकामी लोग भी अनायत की इस कामयाबी पर फख्र महसूस कर रहे हैं। अनायत ने बताया कि ISS एग्जाम के लिए रास्ता आसान नहीं था। कड़ी तैयारी, मुसलसल पढ़ाई और कॉन्सेप्ट की गहराई जरूरी थी। इस सफर में उनके टीचर्स, दोस्तों और खानदान ने बड़ी मदद की, लेकिन सबसे बड़ा साथ दिया उनकी बीवी और बेटी ने। अनायत ने कहा, पिछले 2 सालों में उन्होंने ठीक से अपने खानदान को वक्त भी नहीं दिया। अनायत की कामयाबी सिर्फ एक एग्जाम पास करना नहीं है, बल्कि ये कश्मीरी नौजवानों के लिए एक उम्मीद की रोशनी है कि अगर इरादा मजबूत हो तो कोई भी मंजिल दूर नहीं। मेरे पेरेंट्स है, उन्होंने काफ़ी रोल किया और मेरे रोल मॉडल जो है मेरे कज़न जब असिस्टेंट प्रोफेसर हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में। उसके बाद हमारा एक ऑफिसर ब्लड डेवलपमेंट ऑफिसर था हमारा एक साहिर मजीद, वो भी मुझे काफ़ी टाइम मुझे इंस्पायर किया कि फोकस्ड रहना है। उसके बाद माजिद साहब थे और आमिर साहब भी थे, जो हमारे SDM साहब भी थे, हमें चौधरी साहब थे। और इसमें मेरे बच्चों का या मेरे मिसेस का उनका भी रोल था। पूरा जो देखिए जर्नी बहुत ही हार्ड जर्नी होती है, बट ऐसा नहीं है कि हम अगर बोलेंगे कि नहीं हो जाएगा, हो जाता है, बट यू हैव टू फोकस योर स्टडी, कंसिस्टेंटली आपको पढ़ना है। एज मैं ऑलरेडी जॉब में था तो मेरे लिए थोड़ा मुश्किल था, बट मैंने उस टाइम को अपने उस हिसाब से शेड्यूल किया था कि मुझे 4 बजे उठना है तो 10 बजे तक मुझे पढ़ना है। बड़गाम पुलिस ने नशे के खिलाफ अपनी कार्रवाई जारी रखते हुए चाडोरा में एक ड्रग तस्कर को गिरफ्तार किया है। उसके पास से हीरोइन जैसी नशीली दवा बरामद की गई है। साथ ही जिस गाड़ी का इस्तेमाल किया गया था उससे भी जब्त कर लिया गया है। पुलिस टीम जिसकी अगुवाई PSI गोवर्धन सिंह कर रहे थे, दरबग क्रॉसिंग पर चेक पॉइंट लगाया गया था। वहां एक मुश्तबा गाड़ी को रोकने की कोशिश की गई। ड्राइवर ने पुलिस को देखकर भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया। तलाशी के दौरान नशे का सामान बरामद हुआ। मुलजिम के खिलाफ चाडोरा पुलिस ने NDPS एक्ट के तहत FIR दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। कठुआ के बानी सब डिवीजन के लोवांग इलाके में एक 26 साल के शख्स मुदस्सिर हुसैन की लाश सरथल नाले से बरामद हुई। कुछ दिन पहले ही वो लापता हुआ था। मुदस्सिर की शादी सिर्फ 3 महीने पहले हुई थी और वो खानदान का अकेला कमाने वाला फर्द था। इत्तला मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मकामी लोगों की मदद से लाश को नाले से बाहर निकाला। मरने वाले के खानदान ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट 28 सितंबर को दर्ज करवाई थी। लाश को पोस्टमार्टम के लिए CHC बनी भेजा गया है। इस वाकया ने पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ा दी है। खानदान पर गमों का पहाड़ टूट पड़ा है और पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है। आज ये हादसा हुआ, बड़ा दुखद है। ये मुदस्सिर अली जो थे, ये घर में ये अकेले कमाने वाले थे। बड़ा दुखद सुबह, बड़ा दुख हुआ जो ये हादसा हुआ। और ये सरथल में मिले वहाँ पे एक नाले में, और 28 से ये मिसिंग थे और घर के ये कमाने वाले भी अकेले ही थे। बड़ा दुख हुआ। पूरा गांव अभी शोक में है। बहुत ज़्यादा सदमा है ये। अकेला ही समझो आप कमाने वाला रहा। माँ बाप भी बूढ़े हैं अब, तो ये है सिचुएशन इनका। शादी अभी 3-4 महीने पहले हुई थी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जी जम्मू कश्मीर लद्दाख। हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।